Hello students, today we will read and study the 20th century modernist writer James Joyce. He is also prescribed in the MA final syllabus of University of Rajasthan, and his novel A Portrait of the Artist as a Young Man is there in the syllabus. However, today in this video we will just have a look at James Joyce and his life very briefly. So let's move forward. So James Joyce, his complete name is James Augustine Aloysius Joyce. He was born in Dublin, Ireland on 2nd February 1882. His parents, John Stanislaus Joyce, father, and mother is Mary Jane Murray. उनका जन्म डबलिन आयरलैंड में हुआ 2 फरवरी 1882 में। पिता का नाम था जॉन स्टैनिस्लॉस जॉयस एंड मदर का नाम था मेरी जैन मरी। बचपन से ही उनका वो बड़ी डेलिकेट बॉडी के थे। ही हैड अ डेलिकेट फिजिक राइट फ्रॉम बर्थ। इसका मतलब ये है कि बड़ी जल्दी वो बीमार हो जाते थे, बड़े डेलिकेट थे, नाजुक थे। डेलिकेट मीन्स नाजुक, नाजुक थे। और बचपन से ही उनका शरीर बड़ा नाजुक था, बीमार भी हो जाना और भी अलग तरीके से, सर्दी लग जाना, खांसी जुकाम हो जाना, बुखार हो जाना एक्सेट्रा। अलोंग विद दैट उनकी आई साइट जो थी वो बहुत वीक थी। इतनी वीक थी कि मेजॉरिटी उनकी लाइफ, ज़्यादातर उनका जो पूरा जीवन था उसमें उन्होंने एक तरह का, आप कह सकते हो, अंधापन ही था उनको। ही वॉज वर्चुअली ब्लाइंड, इतनी कमज़ोर उनकी आई साइट थी। और अगर देखने की बात करें तो ही वॉज वेरी अट्रैक्टिव, आकर्षक अपीयरेंस था, देखने में बड़े अट्रैक्टिव थे, आकर्षक थे। इंटेलिजेंस सटल था। सटल का क्या मतलब है? इस शब्द का मतलब है समथिंग जो जो बहुत लाउड नहीं होता है, बहुत ऑब्वियस नहीं होता है, जिसे हम धीरे धीरे समझते हैं। जैसे कि अगर कोई चीज बातचीत कर रहा है तो उछल के नहीं कहेंगे कि भाई मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो बोलेंगे, और जब बोलेंगे तो बहुत पते की बात बोलेंगे। उससे पता चलता है कि ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट मैन। तो ये है मीनिंग ये शब्द का, सटल शब्द का। तो उनकी इंटेलिजेंस जो थी वो बहुत सटल थी। एंड अ फाइन टेनर सिंगिंग वॉइस, इसका मतलब ये है कि उनकी जो आवाज़ थी वो बहुत अच्छी थी एक गायक के लिए। बहुत सुरीली सी आवाज़ थी। देखो, अब उनकी फिजिक भी बड़ी डेलिकेट थी, आईसाइट भी वीक थी, और सुंदर भी थे दिखने में, इंटेलिजेंट भी थे, चुप रहते थे, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं थे, और आवाज़ भी बड़ी सुरीली थी। तो ये थे जेम्स जॉयस। आगे बढ़े। इनके ऊपर प्रभाव, हिज इन्फ्लुएंसेस, जेम्स जॉयस पे किस किस का इन्फ्लुएंस था? सबसे पहले नाम आता है इसमें उनके पिता का, फादर। कैसे? इनके पिता जो थे, ही वॉज विटी, टैलेंटेड, चार्मिंग, एंड ही वॉज अ वेल नोन एंड पॉपुलर फिगर इन डबलिन। विटी, विटी का मतलब है कि बड़े मजाकिया, एंड टैलेंटेड, काबिल, काबिल थे, उनमें काफ़ी स्किल था, और चार्मिंग, वेरी वेरी अट्रैक्टिव, जैसा कि जेम्स जॉयस खुद भी थे। उसके बाद वो डबलिन में काफ़ी जाने माने इंसान थे, उन्हें काफ़ी पॉपुलैरिटी थी उनकी इस आकर्षक व्यक्तित्व के कारण, बिकॉज ऑफ हिज अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। He was also a spendthrift who was mentally handicapped to handle finances. मतलब कि स्वभाव से खर्चीले थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि मैं अपने पैसे को कैसे मैनेज करूं, क्योंकि उनके हाथ में जो भी पैसा आता था वो सारा उड़ा देते थे ड्रिंकिंग में। सो उनके पास कोई पैसा धीरे धीरे बचा ही नहीं। ही स्क्वांडर्ड द वेल्थ ही हैड इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। मतलब कि उनके पिता से उन्होंने जो भी इनहेरिट किया, जो भी उन्हें वसीयत में मिला, वो सब उन्होंने अपने ऐश और आराम के लिए उड़ा दिया। और एज इट इज़ उन्हें इतना भी मैनेजमेंट जो फाइनेंसिस का था वो उनका बहुत पुअर था। बहुत फाइनेंस, पैसे को लेकर वो ज़्यादा किफ़ायती नहीं थे, खर्चीले थे।
इतना कि उन्हें अपनी एक प्रॉपर्टी को गिरवी रखना पड़ा, मॉर्टगेजिंग वन ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड दस इंच्ड टुवर्ड्स बैंक्रप्सी। और ये अगर हम किसी एक प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे अगर हम उस चीज़ को नहीं छुड़ाते हैं तो हम देर सवेर हमारा सारा पैसा खत्म ही हो जाता है। वो एक इंडिकेशन होता है कि अब आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत खराब हो गई है। और उन्होंने ये जो गिरवी रखी अपनी प्रॉपर्टी, ये उन्होंने ठीक जेम्स जॉयस के बर्थ के जन्म के 2 महीने पहले ये हरकत की। और अगले 12 सालों के लिए उन्होंने धीरे धीरे अपनी सारी प्रॉपर्टीज उनकी खत्म हो गई, उनके खर्चीले स्वभाव के कारण। और अब आप ये सोचिए कि उनके 10 बच्चे थे जेम्स जॉयस को मिलाकर, जिसमें जेम्स जॉयस सबसे बड़े थे, बड़े बच्चे थे। और उनके पास पैसे नहीं होते थे अपने बच्चों को भरपेट खाना खिलाने के लिए भी। ये थे उनके पिता। और जाहिर सी बात है इनका काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा है, वेरी हैवी इन्फ्लुएंस ऑन जेम्स जॉयस। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एजुकेशन की अगर बात करें तो जेम्स जॉयस का सेकंड मेजर इन्फ्लुएंस, जो दूसरा सबसे बड़ा प्रभाव है, वो है कैथोलिक एजुकेशन। कैथोलिक कहे तो रिलीजियस, क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक थोड़ा फंडामेंटल बेंट आप कह सकते हो, एक टाइप है। और उनकी एजुकेशन जो भी थी स्कूल की, क्लॉन्गोवर्स वुड, बेल्वेडेयर कॉलेज, दोनों डबलिन में है, आयरलैंड में, और वहीं पे हुई थी। एंड ये दोनों में उनके जो टीचर्स थे वो जीजुइट टीचर्स थे। हायर स्टडीज़ के लिए वो यूनिवर्सिटी कॉलेज गए। वहाँ पर भी वो कॉलेज जो था उनका, वो एक सेंटर था कैथोलिक लिटरेरी ट्रेडिशन का। अगर हम बात कहें कि उनके ज़माने में उनके कॉलेज से अगर कोई फीडबैक देता है कि भाई कैसे स्टूडेंट थे जेम्स जॉयस, तो कहा जाता है वो बड़े उत्सुक, कीन और ऑब्स्टिनेट, बड़े ज़िद्दी स्टूडेंट थे। उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या थे? उन्हें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट होता था 2 सब्जेक्ट्स में, फिलोसफी एंड मॉडर्न लैंग्वेजेस। और वो भी इसलिए क्योंकि उन्हें एस्थेटिक थ्योरी बहुत पसंद थी। ये वो सब्जेक्ट्स थे जिसमें वो एस्थेटिक थ्योरी पढ़ लेते थे, और कंटेम्प्रेरी यूरोपियन लिटरेचर। अनदर इन्फ्लुएंस, अगला प्रभाव जो उन पर था, वो सबसे ज़रूरी और सबसे ज़्यादा घातक था, वो था उनकी जो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स थी। जीवन भर वो फाइनेंस, पैसे के लेकर स्ट्रगल ही करते रहे, और ये स्ट्रगल उनके बर्थ, जन्म के पहले शुरू हो गई, इवन बिफोर हिज बर्थ कंटिन्यूड। और उनके जब वो ग्रो कर रहे थे, जवान हो रहे थे, तब तक भी वो स्ट्रगल उनकी चलती रही। कितनी स्ट्रगल थी? एग्जाम्पल के तौर पर जो घर की चीज़ें थी वो आए दिन गिरवी रखी जाती थी, उसके एवज में पैसे लिए जाते थे, और कभी उनके पास पैसे नहीं होते थे उन गिरवी चीज़ों को छुड़ाने के लिए। उसके बाद उनके घर पे काफ़ी उन्होंने देखा जो जिनसे वो उधार लेते थे, तो उधार लेने के लिए वापस पैसे, जिन्होंने उधार करता है, जो उनके डेट, जो लोन उनको दे रहे हैं, जो पैसे उन्हें उधार दे रहे हैं, वो अपने पैसे वापस लेने के लिए काफ़ी आते थे। ये विजिट्स उन्होंने बहुत दी। तीसरी चीज़ क्या थी? एकदम से उनके घर जो शिफ्ट करना पड़ता था, जैसे चुपचाप और एकदम से अचानक, सडन एंड साइलेंट शिफ्ट्स एंड स्विचिंग ऑफ अकोमोडेशंस टू इवेट पेमेंट ऑफ अरियर्स ऑन रेंट। मतलब कि रेंट मतलब किराया, घर का किराया, रहने के लिए किराया। अरियर्स मीन्स जो बकाया है। मान लीजिए कि अगर किसी ने 2 महीने का किराया नहीं है और कहा है मैं तीसरे महीने पे किराया दे दूंगा, तो तीसरे महीने के ख़त्म होने के 1-2 दिन पहले जेम्स जॉयस क्या करेंगे? वो और उनका परिवार चुपचाप बिना किसी को बताए एक दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा, ताकि जो आपके रेंट है, जो 3 महीने का रेंट इकट्ठा हो गया, वो आपको देना ही ना पड़े। तो इतनी बुरी उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन थी। अगला इन्फ्लुएंस उनके ऊपर आ जाता है हेनरिक इब्सन का। हेनरिक इब्सन उस वक्त एक यूरोपियन राइटर, बहुत जाने माने राइटर थे, और आयरलैंड में उनको बहुत कम लोग जानते थे। ही वॉज ऑलमोस्ट अननोन इन आयरलैंड। 18 ईयर के थे जेम्स जॉयस जब उन्होंने पहली बार एक रिव्यू लिखा। और किसका रिव्यू था? ये हेनरिक इब्सन का प्ले था व्हेन वी डेड अवेकन। इसका रिव्यू उन्होंने एक न्यूज़पेपर के लिए लिखा, जिसके लिए उन्हें एक पेमेंट मिला। ही रिसीव्ड अ पेमेंट फॉर दिस इब्सन्स प्ले व्हेन वी डेड अवेकन, उसका रिव्यू लिखने के लिए।
इनको बहुत एनकरेज्ड फील हुआ इस रिव्यू लिखने के बाद। क्यों? क्योंकि इन्हें उसके लिए पेमेंट मिला। इनकी फैमिली ने भी इनको एनकरेज किया राइटर बनने के लिए क्योंकि इनको पेमेंट मिला। और इन्होंने शुरू कर दिया क्या चीज़? स्टडी नॉर्वीजन लैंग्वेज की। नॉर्वे की लैंग्वेज है। और क्योंकि ताकि ये इब्सन के वर्क को और ओरिजिनल तरीके से समझ पाए बिना ट्रांसलेशन के, क्योंकि इब्सन अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिखते थे और उस उनको पढ़ने के लिए दूसरी भाषा वाले उस भाषा में ट्रांसलेट करते थे। और इब्सन से इतना प्रभावित थे कि इन्होंने एक प्ले लिखा इब्सन की ही प्ले की तरह, मॉडल्ड ऑन इब्सन्स। जॉयस रोट अ प्ले विच वॉज अ डिजास्टर। लेकिन इनका ये प्ले था, ये एक फेलियर था, सक्सेस नहीं था। लेट्स मूव फर्दर। इनका लिटरेरी करियर कहें तो वो शुरू होता है जब ये 18 ईयर्स के थे, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा, जब इन्होंने अपनी एक रिव्यू लिखी व्हेन वी डेड अवेकन की। और ये रिव्यू इनकी पब्लिश हुई थी। एक लंदन के पब्लिशर थे, उनकी एक पब्लिकेशन थी फोर्टनाइटली रिव्यू, वहाँ पे पब्लिश हुई थी। और इसके लिए उन्हें 20 गिनीज का पेमेंट हुआ था, एक चेक दिया गया था 20 गिनीज का। इसी दौरान ये अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे दो भाषाएं, इटालियन और फ्रेंच। लेकिन नॉर्वीजियन पढ़ने के चक्कर में इनकी जो फॉर्मल एजुकेशन है वो काफ़ी प्रभावित हुई। इट वॉज अफेक्टेड इन अ नेगेटिव मैनर आफ्टर अ फेलियर ऑफ राइटिंग द प्ले दैट ही रोट मॉडल्ड ऑन इब्सन। इब्सन जैसा प्ले लिखने के बाद जब वो फेलियर हो गया तो इन्होंने फिर शुरुआत की छोटे छोटे प्रोज कॉम्पोजिशन की, छोटे छोटे पैराग्राफ वगैरह, जिसे इन्होंने नाम दिया एपीफनीज की। नेक्स्ट स्लाइड। 1902 की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर था। इस साल इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कंप्लीट की और ये फ्रांस चले गए। वहाँ पर जाकर इनके दिमाग में सबसे पहले आया कि इन्हें मेडिसिन की पढ़ाई करनी चाहिए और डॉक्टर बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने वो इरादा त्याग दिया। उसके बाद इनके दिमाग में इरादा आया कि क्यों ना मैं एक प्रोफेशनल सिंगर बनूं। ही टॉयड विद द आइडिया टू बिकम अ प्रोफेशनल सिंगर बट गेव दैट अप टू। लेकिन फिर उन्होंने उस आइडिया को भी त्याग दिया। फाइनली ही सेटल्ड फॉर अ लिटरेरी करियर। सो दो दो आइडियाज और दो करियर्स के बाद इन्होंने तीसरा जो चूज किया वो था एक राइटर बनने का इरादा किया। लेकिन उसी दौरान जब ये तैयारी कर रहे थे एक राइटर बनने की और प्रैक्टिस कर रहे थे और सारी प्लानिंग कर रहे थे, उसी वक्त इन्हें खबर मिली कि इनकी मदर की डेथ हो गई है। और मदर बहुत गंभीर रूप से बीमार है। और ये अब फ्रांस से सीधे आयरलैंड आए अपनी मदर के साथ समय बिताने के लिए। वहाँ पे इनकी मदर की डेथ भी हुई। और ये इनके लिए एक बहुत बहुत बड़ा सेटबैक था, एक चीज़, एक ऐसी घटना जो इन्हें काफ़ी हिला गई थी। 1904 में वापस पेरिस गए। पर इस बार जब ये पेरिस वापस गए, फ्रांस गए वापस, तो ये अकेले नहीं थे। इनके साथ थी नोरा बार्निकल्स, इनकी फ्रेंड, और जो जिसे हम आज के ज़माने में कह सकते हैं इनकी लिव इन पार्टनर। अगले 10 साल के लिए शी वॉज देयर विद हिम। और इन्होंने अगले 10 years जब ये साथ थी तो शी गेव बर्थ टू हिज 2 children ऑल्सो। वहाँ पर पेरिस में इन्होंने एज अ लैंग्वेज टीचर वर्क किया, जॉब किया। बहुत कम कमाई होती थी, इतनी होती थी कि बेसिक जो खर्चा होता है वही वो पूरा कर पाए। और इन सब के बीच में वो अपना राइटिंग का करियर, लिटरेरी करियर को परस्यू करते रहे। 1907 में इन्होंने अपना पहला बुक का पब्लिकेशन किया। और ये क्या थी? ये थे पोइट्री। इन्होंने पोइट्री की कुछ कलेक्शन है पोइट्री का। और ये भी पोइट्री पब्लिकेशन हुई लंदन के जो पब्लिशर थे उनके थ्रू। ये इनकी पहली किताब थी। इनके बारे में एक बात कही जाती है कि पब्लिकेशंस के पास में जाकर अपनी राइटिंग को पब्लिश करवाना इनके लिए हमेशा एक कांस्टेंट स्ट्रगल रहा। Getting published was a constant struggle for him. Opposition was made from the editors, printers, censor, etc. on account of obscenity, blasphemy, and treason. Banned in Ireland, England, and America. Illegal to read his books in any English speaking country. मतलब कि इनका जो opposition होता था कि भाई क्यों नहीं पब्लिशर इनकी पब्लिश करना चाहते,
सबसे पहला जो ऑपोजिशन था वो आता था एडिटर की तरफ से। वो मैन्यूस्क्रिप्ट लेता ही नहीं था क्योंकि उसको लगता था मैन्यूस्क्रिप्ट में बहुत गलत चीज़ें, उस ज़माने के हिसाब से गलत चीज़ें हैं, प्रिंट करना ठीक नहीं है। अगर किसी कारण से एडिटर ले भी लेता था तो प्रिंटर जो है वो मना कर देता था। अगर दोनों एडिटर प्रिंटर भी मान जाते हैं तो जो सेंसर है वो रोक लेते थे। और क्या कारण देते थे ये लोग, ये क्या कारण था इनका मना करने का? पहला था ऑब्सीनिटी, वल्गैरिटी, अभद्रता, ऑब्सीनिटी। सेकंड रीजन था ब्लास्फमी। ब्लास्फमी होती है ईश्वर के खिलाफ बातें करना और बोलना। और तीसरा कारण था ट्रीजन, देशद्रोह, देश के खिलाफ कुछ बातें कहना। इसीलिए इनकी जो पब्लिकेशन थी, कोई लेने से एग्री नहीं करता था आसानी से। इनकी किताबें आयरलैंड में बैन हुई है, इंग्लैंड में बैन हुई है। आयरलैंड में बैन हुई तो इंग्लैंड में पब्लिश हुई, इंग्लैंड ने बैन किया तो अमेरिका में पब्लिश हुई, अमेरिका ने भी बैन किया तो फिर ये स्ट्रगल करते रहे। यहाँ तक कि किसी भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में इनकी किताबों को पढ़ना काफ़ी इलीगल माना जाता था। 1912 1912 में ये कुछ बहुत छोटे टाइम के लिए डबलिन गए, फ्रांस से डबलिन गए। इनका कारण क्या था कि ये इन्होंने कुछ छोटी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरीज का एक कलेक्शन लिखा था जिसका टाइटल था डबलिनर्स, और वो पब्लिश करवाना था। लेकिन आयरन के जो पब्लिशर थे उन्होंने इनके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। इस बात से गुस्सा और नाराज होकर इन्होंने कसम खाई कि मैं कभी भी आयरलैंड वापस नहीं जाऊंगा। ही स्वोर नेवर टू रिटर्न टू आयरलैंड। और इस तरह से इन्होंने अपने खुद का डिसीजन था, सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल। इन्होंने खुद को ही ये एक प्रॉमिस कर लिया कि मैं अपने देश वापस कभी नहीं जाऊंगा। 1914 इनके लिए एक बहुत बढ़िया साल था। क्यों था? इट वॉज अ रिमार्केबल ईयर। इतना कि उसे इनके लिए एनस मेराबिलिस कह सकते हैं। एक वो साल जिसमें काफ़ी सारे मिरेकल्स हुए, काफ़ी प्रोडक्टिव आउटपुट रहा इनका। सबसे पहला कारण था डबलिनर्स जो ये कोशिश कर रहे थे काफ़ी टाइम से पब्लिश कराने की, वो पब्लिश हो गई। सेकेंडली, इन ये दूसरी एक किताब लिख रहे थे काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से इनके दिमाग में आइडिया था, वो थी अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। वो कंप्लीट हो गई। फिर एग्जाइल्स एक प्ले था, वो इन्होंने बना दिया, पूरा कंपोज कर लिया। और इसी साल इन्होंने शुरुआत की अपने एक न्यू राइटिंग की जिसका नाम था यूलिसिस। तो 1914 इनके लिए बहुत ही प्रोडक्टिव ईयर रहा। अनदर थिंग, 1914 भी वही साल था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में के दौरान जेम्स जॉयस जो थे वो एक ऐसी जगह रह रहे थे, ट्राइस्ट, जो कि ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर का हिस्सा था। वो ऐसी जगह थी। तो इन्हें ऑस्ट्रिया हंगेरियन गवर्नमेंट जो थी, एम्पायर था, उनको इन्हें प्रॉमिस करना पड़ा। ही हैड टू प्लेज न्यूट्रलिटी to the Austro-Hungarian official in exchange of safe passage to Switzerland, another neutral nation at that time, and finally settling in Zurich. इन्हें एक ओथ लेनी पड़ी, कसम खानी पड़ी ऑफिशियली ऑस्ट्रो हंगेरियन ऑफिशियल्स के सामने। और किस बात की? कि मैं हालांकि ब्रिटिश सिटीजन हूँ, लेकिन मैं किसी तरह से किसी भी साइड में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, मैं किसी भी साइड का हिस्सा नहीं बनूंगा इस वर्ल्ड वॉर में। और इस शर्त पे जो ऑस्ट्रियो हंगेरियन अधिकारी थे उन्होंने इनको जाने दिया अपनी जगह से, ट्राइस से। और ये वहां से निकलकर स्विट्जरलैंड आ गए। स्विट्जरलैंड भी एक न्यूट्रल नेशन था, इसका मतलब स्विट्जरलैंड ने भी किसी भी देश के साथ साइड नहीं किया, किसी की तरफ नहीं रहे इस वॉर में। वो किसी भी नेशन की तरफ नहीं थे और जाके स्विट्जरलैंड सेटल हो गए। ज्यूरिक एक जगह है स्विट्जरलैंड में, वहां पे सेटल हो गए। और वहां रहकर इन्होंने अपना जो वर्क था यूलिसिस, जो इन्होंने 1912 में शुरू किया था, उस पे ये चुपचाप अपना काम 1900 जस्ट अ मिनट 1914 जो है, सो इन्होंने जो 1914 जो ईयर था जिसमें इन्होंने यूलिसिस को शुरू किया था, वो इनका वो उस पे लिखते रहे। और इन्हें जो हेल्प मिली इस वक्त फाइनेंशियल, वो इंग्लिश
इनकी खुद के देश की सरकार जो थी, ट्राइबी पर्स जो था, वहाँ से इनको और थोड़े से इनके एडमायरर्स से, उनकी तरफ से इन्हें फाइनेंशियल हेल्प थोड़ी बहुत मिलती थी। अब अगर हम देखें तो इनकी जो किताब थी, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, ये फाइनली तैयार हो गई थी 1914 में, पर पब्लिशिंग हुई इसकी 1916 में। और जेम्स जॉयस इस पे बहुत सालों से काम कर रहे थे। इसका एक बहुत अर्ली ड्राफ्ट, मतलब कि शुरुआत में जो इन्होंने इस कहानी को लिखा था, वो बाद में पब्लिश हुई इनकी डेथ के बाद, पब्लिश्ड पॉस्ट्यूमसली। पॉस्ट्यूमसली मतलब इनकी डेथ के बाद में ये किताब पब्लिश हुई। कौन सी वाली? जब ये नॉवल लिख रहे थे, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, जब ये लिख रहे थे तो ये काफी सालों से लिख रहे थे। तो शुरुआती सालों में जब इन्होंने इसमें जो भी लिखा, वो फाइनली लास्ट में जाके जब ये नॉवल पब्लिश हुई, उसमें कुछ पार्ट थे जो हटा दिए गए थे, बिल्कुल निकाल दिए गए थे। तो शुरुआती जो पार्ट थे जो इस अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन में पब्लिश नहीं हुए थे, वो एक दूसरे नाम से पब्लिश हुए थे। उसका नाम था स्टीफन हीरो, और ये पब्लिकेशन था इनकी डेथ के बाद में। यूलिसिस जो है वो भी पब्लिश हुई। कैसे? ये पब्लिश हुई सीरियल फॉर्म में। किस में हुई? पब्लिकेशन का नाम था लिटिल रिव्यू। ये न्यूयॉर्क में पब्लिश हुई। और बुक फॉर्म में ये पब्लिश हुई 1922 में पेरिस में। और वो दिन था जब जॉयस का 40th बर्थडे था, उस दिन ये पब्लिश हुई। सीरियल फॉर्म क्या होता है? जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें एक कॉलम आता है, हर हफ्ते आता है, और हम हर हफ्ते उस कॉलम को पढ़ते हैं। तो यूलिसिस जो है वो इस तरह से पब्लिश हुई इस लिटिल रिव्यू पब्लिकेशन में न्यूयॉर्क, और एक साथ पूरी तरह से बुक फॉर्म में 1922 में। इस यूलिसिस के पब्लिकेशन ने इन्हें इतनी पॉपुलैरिटी लाई, इसकी पब्लिकेशन, कि ये एक घर घर में हर इंसान इन्हें जानने लग गया, इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई। और इन्हें माना गया एक अल्ट्रा मॉडर्न जमाने का एक सिंबल, एक चिन्ह माना गया, इतनी पॉपुलर हुई यूलिसिस। और ये पॉपुलैरिटी कुछ अच्छी थी, कुछ इतनी अच्छी नहीं थी। और ये जो पॉपुलैरिटी थी, जो अच्छी नहीं थी, इसको नोटोरियटी कहते हैं। और इसी कारण से इनको काफी और जाने लगा कि भाई ये क्यों नेगेटिव पब्लिसिटी जो हो रही है वो क्यों है। और इसीलिए इनका जो काम था, इनके जो राइटिंग्स थे, उनको फॉरेन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन होने लग गई, ताकि और लोग इनके काम को पढ़ सके। इनके काफ़ी एडमायरर्स थे जिन्होंने इन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी ये चाहते थे और काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, फाइनली इन्हें वो मिली। लेकिन फिर भी ये काफ़ी कम पैसे में अपना गुजारा करते थे, और कोशिश करते थे कि जितनी ज़रूरत है उसी हिसाब से गुजारा करें। Cruising through his struggles, he embarked on another of his literary experimentation, work in progress, which was later titled Finnegan's Wake, his final. और इन सब स्ट्रगल के बीच में अब इन्होंने एक नए काम पे राइटिंग शुरू कर दी। इसका नाम था वर्क इन प्रोग्रेस। ये एक तरह का लिटरेरी एक्सपेरिमेंटेशन था। वर्क इन प्रोग्रेस जब पब्लिश हुई तो उसका टाइटल बदल के फिनिजन्स वेक कर दिया गया, जो कि 1939 में पब्लिश हुई, और ये इनकी आखिरी राइटिंग थी। जेम्स जॉयस के जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत आउटस्पोकन और अग्रेसिव हैं। जो भी इनके नॉवेल्स में ये कैरेक्टर्स बनाते हैं, पात्र बनाते हैं, वो बहुत आउटस्पोकन और अग्रेसिव। आउटस्पोकन मीन्स शाय नहीं होते, शर्मीले नहीं होते, बढ़ चढ़कर आगे बोलते हैं, बोलने वाले कैरेक्टर्स हैं। अग्रेसिव मतलब वायलेंट, हर चीज में लड़ाई झगड़ा करना, उस टाइप के अग्रेसिव। तो ये कैरेक्टर्स जो इनके हैं वो इनकी खुद की जो पर्सनालिटी है उससे बहुत डिफरेंट हैं, क्योंकि ये खुद बहुत शांत स्वभाव के हैं। ज्यादातर वक्त इन्होंने अपने जीवन का पेरिस में बिताया, रिटायरमेंट में। ये खुश मिजाज थे, ये ब्लेस थे। ये भगवान का शुक्रिया, और भगवान की आप कह सकते हो रहम था इनके ऊपर, कि इनके पास कुछ ऐसे सपोर्टर्स थे जिन्होंने इनको फाइनेंशियली हेल्प किया। उसके अलावा इनके लिए राइटिंग भी किया, क्यों? इनको डिफेंड किया, इनका बचाव किया, इनके काम का और इनका भी।
ज़्यादातर इसकी राइटिंग जो थी उसमें इनको काफ़ी सालों की कड़ी मेहनत लगती थी, और इन सालों में कड़ी मेहनत के बीच में इनकी स्ट्रगल, फाइनेंशियल स्ट्रगल, और इनकी आईसाइट, जो इनकी नज़र थी, वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब जर्मनी ने पेरिस में इन्वेड कर दिया था, फ्रांस को इन्वेड कर दिया था, तो एक बार फिर इन्हें स्विट्ज़रलैंड शिफ्ट करना पड़ा, और अल्टीमेटली ये वहाँ पे सेटल हो गए। बॉडी इनकी हमेशा से डेलिकेट और नाजुक थी, और ये काफ़ी बीमार रहते थे। तो इस तरह की हार्डशिप जो थी, इनकी स्ट्रगल थी, उससे इनकी तबीयत और ख़राब होती गई एंड में, और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो गए। जब इनकी इंटेस्टाइनल सर्जरी हुई, किसी कारणवश इन्हें इंटेस्टाइनल सर्जरी करानी पड़ी, उसके बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस हुए, उसके बाद ये उठ नहीं पाए और इनकी डेथ हो गई। फाइनली अगर हम देखें तो जेम्स जॉयस का लिटरेरी करियर जो है वो हम तीन भाग में कर सकते हैं। 20 ईयर्स का एक भाग, पहले भाग में जो पब्लिकेशन है, जो हम डोमिनेंट पब्लिकेशन है, वो है अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। सेकेंड फेज, मिडिल फेज जिसे कहते हैं, वो इन्होंने ज़्यादातर ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में बिताया, और उसका जो मेजर पब्लिकेशन है इस मिडिल फेज का, वो कह सकते हैं हम यूलिसिस। और जो इनका लास्ट फेज है, जो सबसे ज़्यादा इन्होंने फ्रांस में बिताया, वो उसका पब्लिकेशन जो है वो है फिनिगन वेक। इनके अलावा इन्होंने अपनी एक शॉर्ट स्टोरीज का वॉल्यूम पब्लिश किया है, ड्रामा है, और कुछ पोइट्री भी है। तो ये था जेम्स जॉयस का शॉर्ट बायोग्राफिकल स्केच। अब अगली स्लाइड में, अगली वीडियो में हम देखेंगे जेम्स जॉयस और उनके वेरियस एस्पेक्ट, जैसे एज अ नॉवलिस्ट कैसे हैं, इनका अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन है, एंड and some important question answers. So keep waiting for the videos ahead. I hope you had a great learning. If you have any questions, please post it, and I will take my own time, but I will definitely answer all your questions. Happy learning.